हाय एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसकी कहानी किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं है। एक वक्त था जब वो वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन माने जाते थे और उनकी नेटवर्थ $42 बिलियन पहुंच चुकी। और ऐसा लगता था कि उनके भाई मुकेश अंबानी कभी भी उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। उनकी शादी एक मिस इंडिया से हुई जिसके लिए उन्हें अपने परिवार से भी लड़ना पड़ा। दोनों भाइयों की लड़ाई इतनी बढ़ चुकी थी कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम को बीच में आना पड़ा और बोलना पड़ा कि ये लड़ाई बंद करो, ये देश के लिए ठीक नहीं है। और एक वक्त ऐसा भी आया कि अनिल अंबानी को जेल जाने से बचाने के लिए उनकी मां को बड़े बेटे मुकेश अंबानी के पास जाना पड़ा। क्या हुआ, कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद वो इंसान आज कहीं नहीं है, आइए समझते हैं। So, कहानी स्टार्ट करने से पहले one thing I would like to clarify that I am not going to make any personal comments in the story. All the statements are based on the editorials, magazines और books. देखिए, कहानी शुरू होती है फरवरी 1986 से, जब धीरूभाई अंबानी को स्ट्रोक आया। इसके बाद से उन्होंने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को देना शुरू कर दी। अंबानी परिवार में दूरियां सिर्फ बिजनेस की वजह से नहीं आई। इसकी शुरुआत तब हुई जब अनिल अंबानी टीना मुनीम से शादी करना चाहते थे, जो कि उस वक्त मिस इंडिया भी रह चुकी थी और बॉलीवुड एक्ट्रेस भी थी। उनके फादर धीरूभाई अंबानी और मदर कोकिलाबेन दोनों इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस रिश्ते के लिए उन्हें मना लिया था। जबकि मुकेश अंबानी ने अपनी मां की पसंद नीता अंबानी से शादी की, जो कि शादी से पहले एक स्कूल टीचर थी और डांसर। जब 2005 में दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हुआ तो ये कंपनी का बंटवारा नहीं, किस्मत का भी बंटवारा था। अनिल के हिस्से में टेलीकॉम, फाइनेंस और पावर जैसे बिजनेस आए, जिनको आगे बढ़ाने के लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए था, जबकि मुकेश के हिस्से में ऑयल, पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग जैसे बिजनेस आए। देखिए, अनिल अंबानी को अपना बिजनेस चलाने के लिए कैश की रिक्वायरमेंट थी और उनकी कोई कंपनी इतना कैश फ्लो नहीं जनरेट कर रही थी जिसको वो दूसरी कंपनी में लगा सके। जब तक उन्हें बैंकों और इन्वेस्टर से पैसा मिलता रहा तब तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन ये कंडीशंस ज्यादा दिन तक नहीं रही। अनिल अंबानी ने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कई बैंकों से लोन लिया। एक वक्त तो ऐसा आया कि उन्हें चाइना के बैंकों तक से लोन लेना पड़ा। साल 2012 में उन्होंने चाइना की 3 बैंकों से $925 मिलियन का लोन लिया। जब वो ये कर्ज नहीं चुका पाए तो उन बैंकों ने लंदन की एक अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। अदालत में अनिल अंबानी ने ये तक कह दिया कि उनकी नेटवर्थ 0 हो चुकी है। और कानूनी मुश्किलों का सिलसिला यही नहीं रुका। सेबी ने उन पर फंड्स को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए 25 करोड़ का जुर्माना लगाया और उन्हें इंडियन मार्केट से बैन कर दिया। धीरूभाई अंबानी नहीं चाहते थे कि आगे चल के उनके बेटों के बीच में लड़ाई हो और बिजनेस डिवाइड हो, इसलिए उन्होंने मार्च 2002 में मेगा मर्जर अनाउंस किया, लेकिन उनकी मौत के बाद चीजें बदल चुकी थी। एक्चुअली मुकेश अंबानी अनिल की समाजवादी पार्टी के साथ बढ़ती नजदीकियों से खुश नहीं थे। इसके बाद दोनों भाइयों की तरफ से कंपनियों की ओनरशिप को लेके एक के बाद एक बयान आने लगे। उनकी लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम को बीच में इंटरवीन करना पड़ा था और बोलना पड़ा था कि ये लड़ाई बंद करो, ये देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इस सब के बीच अनिल अंबानी पर 2G घोटाले का आरोप लगा। 2011 में इस घोटाले ने पूरे देश में तहलका मचा दिया और अनिल के बिजनेस करने के तरीके पर भी सवाल उठने लगे। अनिल की कंपनियों ने बैंकों से कई बड़े बड़े लोन लिए, लेकिन उनका कोई भी प्रोजेक्ट प्रॉफिट नहीं दे पाया। रिलायंस कम्युनिकेशन भी इसी चीज में फंस गया, जहां नेक टू नेक कंपटीशन और प्राइस वॉर ने इनकी कमर तोड़ दी। ये कर्जे में इतनी डूब गई कि 2017 में इसे अपने मोबाइल का बिजनेस बंद करना पड़ा। साल 2021 में खबरें आई कि रिलायंस कैपिटल ने अपने इन्वेस्टर्स के 24,000 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड्स का पेमेंट नहीं चुकाया। देखिए, जब किसी कंपनी पर बहुत ज्यादा लोन हो जाता है और वो उसे चुका नहीं पाते तो आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ता है, और इसलिए नवंबर 2021 में आरबीआई ने रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को हटा दिया और उसे बैंकरप्ट घोषित करने के लिए एनसीएलटी के पास भेज दिया। ये उस टाइम बहुत ज्यादा पॉपुलर न्यूज था, क्योंकि ये पहली बार था कि आरबीआई ने किसी फाइनेंशियल कंपनी पर इतना सख्त कदम उठाया था। मान लीजिए किसी कंपनी ने कई बैंकों से काफी बड़ा लोन लिया हुआ है और वो उसको रीपे नहीं कर पा रही है, तो ऐसे कंडीशन में आरबीआई उन बैंकों को कह सकता है कि आप उस कंपनी को स्पेशल कोर्ट में ले जाएं, जिसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कहते हैं। एनसीएलटी का काम एक रेफरी की तरह होता है। ये एक कानून की स्पेशल किताब जिसे आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कहते हैं,
तो आईबीसी का मेन मकसद होता है कि पॉसिबल हो तो उस कंपनी को जल्द से जल्द सॉल्यूशन दिया जाए बचाने के लिए, या फिर उसके एसेट्स को बेचकर बैंक का पैसा वापस दिलवाया जाए। देखिए, अब एनपीए और राइट ऑफ के बीच का डिफरेंस समझते हैं। मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया है काफी बड़ा, लेट सपोज फैक्ट्री लगाने के लिए, और आप उसको एक सर्टेन पीरियड तक नहीं चुका पाते हैं, तो वो लोन उस बैंक के लिए एक एनपीए बन जाता है, विच इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। यानी कि वो लोन अब बैंक के लिए कैश जनरेट नहीं कर रहा है। कई लोगों को लगता है राइट ऑफ का मतलब है बैंक ने उनके लोन को माफ कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक अकाउंटिंग प्रोसेस है जिसमें बैंक अपने रिकॉर्ड से उस लोन को हटा देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा वापस नहीं करना। ये एनपीए और राइट ऑफ में क्यों समझा रहा हूँ ये आपको आगे समझ आएगा। देखिए, 2005 में जब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में एक सेटलमेंट हुआ तो उसमें डिसाइड होता है कि मुकेश के पास गैस एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन का बिजनेस आएगा और अनिल को पावर जनरेशन का बिजनेस मिलेगा। अनिल अंबानी को प्लांट के लिए गैस चाहिए थी। फिर डिसाइड होता है कि मुकेश की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अनिल की कंपनी रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड को गैस देगी। शुरुआत में एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ कि गैस की कीमत $2.34 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स होगी 17 साल के लिए। लेकिन सितंबर 2007 में गैस की कीमत को लेकर दोनों भाइयों के बीच चीजें बिगड़ जाती हैं, क्योंकि गैस की ग्लोबल मार्केट प्राइस और मुकेश की प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी। अनिल चाहते थे कि पुराने रेट पर ही गैस मिले, लेकिन मुकेश की कंपनी ने कहा कि वो इतनी कम कीमत पर तो नहीं दे सकते, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट की भरपाई भी करनी है। तो उस समय गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसको हेड कर रहे थे प्रणब मुखर्जी, और उस कमेटी ने फैसला किया कि गैस की कीमत $4.21 होगी बजाय $2.34 के, जो लगभग डबल थी उस कीमत से जो अनिल की कंपनी की डिमांड थी। ये शुरुआत थी गैस वॉर की। अब अनिल अंबानी जाते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट और वहां फैसला आता है उनके फेवर में, लेकिन मुकेश अंबानी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। वहां पर कहानी ने एक नया मोड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। देखिए, गैस वॉर के समय जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां साफ कहा गया कि गैस की कीमत सरकार तय करेगी और फैमिली की डील इतनी बाइंडिंग नहीं है कि वो सरकार द्वारा तय पीएससी यानी प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट या गैस यूटिलाइजेशन पॉलिसी से ऊपर हो। इस पूरे विवाद के बाद 23 मई 2010 को दोनों भाइयों ने अपने बीच का फैमिली नॉन कम्पीट एग्रीमेंट खत्म कर दिया। एक्चुअली पहले इन दोनों भाइयों के बीच एक फैमिली एग्रीमेंट डिसाइड हुआ था कि कोई भी भाई एक दूसरे के डायरेक्ट कंपटीशन में नहीं आएगा, बट जब ये एग्रीमेंट खत्म हुआ तो इसका मतलब ये था कि अब दोनों भाई एक दूसरे के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स बन सकते थे। फिर दोनों की कहानी टेलीकॉम सेक्टर में पहुंची। एक्चुअली यहाँ एंट्री कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बहुत ज्यादा था और अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस उस समय 2G और 3G सर्विसेज चला रही थी और 3G नेटवर्क में इन्वेस्ट कर रही थी, और दूसरी तरफ मुकेश अंबानी 4G जियो लॉन्च करने की तैयारी में थे। साल 2016 में जब जियो लॉन्च हुआ तो उसने पूरे मार्केट को हिला दिया। चीप इंटरनेट और फ्री कॉलिंग सर्विसेज की वजह से उन्होंने एक बहुत बड़ा कस्टमर सेगमेंट एक्वायर कर लिया, और नतीजा ये हुआ कि अनिल की रिलायंस कम्युनिकेशंस वोडाफोन और एयरटेल से भी पीछे रह जाती है, और कर्ज इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कंपनी पर लगभग 43,000 करोड़ का डेट हो गया। और 2018 में रिलायंस कम्युनिकेशंस ने अपने 2G और 3G मोबाइल बिजनेस को बंद करने का अनाउंसमेंट कर दिया। 2018 में एरिक्सन कंपनी ने ड्यू अमाउंट ना क्लियर करने के लिए अनिल अंबानी के खिलाफ पिटीशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में, और कोर्ट ने उन्हें 4 हफ्तों का डेडलाइन दिया पे करने के लिए, वरना उन्हें जेल जाना पड़ेगा। आखिरकार उनकी मां को मुकेश अंबानी के पास जाना पड़ता है, और खास बात देखिए, नेगोशिएशन होता है और अनिल को भीख मांगनी पड़ती है। रीड दिस स्टेटमेंट इन रिपोर्ट। और फिर मुकेश फाइनली अनिल को जेल जाने से बचा लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे लोन्स डिफॉल्ट करने के बाद भी अनिल अंबानी डेट फ्री कैसे होने जा रहे हैं। ये न्यूज देखिए मैं बताता हूँ कैसे। अनिल अंबानी ने अपना डेट कम करने के लिए अपने वैल्यूएबल एसेट्स को बेचना शुरू किया। साल 2018 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपने पूरे मुंबई का पावर बिजनेस अदानी ट्रांसमिशन को 18,800 करोड़ में बेच दिया, जिससे उन्हें तुरंत कैश मिला। फिर अनिल ने 2020 में दिल्ली आगरा टोल रोड क्यूब हाईवेज को बेच दिया। अब अगला आता है डेट सेटलमेंट्स और सिक्योरिटीज नोवेशन। डेट सेटलमेंट को ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपने अपने किसी फ्रेंड से 100 रुपए उधार लिए थे, अब आपके पास सिर्फ 60 रुपए हैं और आप बाकी के 40 रुपए नहीं चुका पा रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो मेरे पास तो अभी सिर्फ 60 रुपए ही हैं, क्या तुम इसे लेकर मेरा पूरा कर्जा खत्म कर सकते हो। अगर आपका फ्रेंड मान जाता है तो इसी तरह के समझौते को हम डेट सेटलमेंट कहते हैं। तो अनिल अंबानी की कंपनियों ने भी यही किया। उन्होंने बैंकों से बातचीत की और कहा कि हम अपना पूरा कर्ज नहीं चुका सकते, लेकिन हम आपको एक हिस्सा अभी दे सकते हैं।
बैंकों ने ये डील इसलिए मान ली क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सिक्योरिटीज नोवेशंस की, जो इसी सेटलमेंट का एक हिस्सा है। देखिए, भारत में जब कोई भी कंपनी अपना बकाया कर्जा नहीं चुका पाती तो बैंकों के लिए वो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। इस तरह के कर्जे को सुलझाने के लिए बैंक अक्सर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की हेल्प लेती है। एआरसी, जिसका काम ही बैंकों से डूबे हुए कर्ज या बैड लोन्स खरीदना है। बैंक इस कर्जे को एआरसी को कम कीमत पर बेच देती है, फिर एआरसी उस कर्जे की वसूली करती है। इस तरह से बैंक का सिरदर्द खत्म हो जाता है और उनकी बैलेंस शीट क्लीन हो जाती है और उन्हें कुछ पैसा तुरंत मिल जाता है। और इस पूरे प्रोसेस के बाद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपने बाहरी कर्ज को 3,831 करोड़ से घटाकर सिर्फ 475 करोड़ कर लिया था और बाद में उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। आई होप कि इस पूरी स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला हो। सी यू इन द नेक्स्ट।